नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। मैं रानी सिंह। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आप सबों के बीच। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं राजधानी रांची में भी लोगों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, चौथे खंभे पर प्रहार बताया जा रहा है। जिस ढंग से उन्हें घसीटते हुए ले जाया गया है, उसकी निंदा अवश्य की जानी चाहिए। इस तरह का व्यवहार सामान्य जन के साथ भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। उन्हें डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की कथित आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोप में आईपीसी की धारा 306 के तहत अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। मई 2018 में आत्महत्या से पहले लिखे एक खत में अन्वय नाइक ने आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन कराने के बाद भुगतान नहीं किया था। काम कराकर भुगतान न कराना पत्रकारिता का नहीं, पत्रकारिता की धौंस का इस्तेमाल का मामला है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के मतदान के लिए मधुबनी के हस्तलाखी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहां नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। बताते हैं कि नीतीश जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान नौकरियों की बात आने पर भीड़ से भी किसी ने उन पर पत्थर फेंक दिया। इस घटना के बाद रैली में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हरकत के लिए सीएम नीतीश काफी नाराज दिखे, मगर उन्होंने बोलना जारी रखा और मंच से ही कहा, खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने नेपाल में अपनी महत्वपूर्ण 3 दिवसीय यात्रा से एक दिन पहले मंगलवार को कहा उन्हें इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने साथ ही विश्वास जताया कि यह यात्रा दोनों देशों की सेनाओं के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनरल नरवणे की 4 से 6 नवंबर तक नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद तनावपूर्ण हुए द्विपक्षीय संबंधों में पुनः सामंजस्य स्थापित करना है। अधिकारियों ने कहा कि सेना प्रमुख का इस यात्रा के दौरान नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात करने के अलावा कई अन्य असैन्य एवं सैन्य नेताओं के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। जनरल नरवणे ने कहा, मैं उनके इस निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा करने और अपने समकक्ष नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा से मुलाकात करने को लेकर उत्सुक हूँ। मुझे यकीन है यह यात्रा दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय मूल की अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमीला जयपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुई हैं। चेन्नई में जन्मी 55 वर्षीय जयपाल डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी और उन्होंने वाशिंगटन राज्य के 7वें कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र में रिपब्लिक पार्टी के क्रेग केलर को भारी 70% मतों से मात दी। वहीं नीरज एंटनी ओहायो से सीनेट के लिए चुने गए पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस में गत 4 वर्ष से शीर्ष प्रगतिशील सदस्य के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाली जयपाल को अब तक गिने गए 80% मतों में से 3,44,541 मत मिले, जबकि केलर को मात्र 61,940 मत मिले। जयपाल भारत की जम्मू कश्मीर पर नीति और संशोधित नागरिकता कानून की आलोचक रही हैं। वर्ष 2016 में वह पहली भारतीय मूल की महिला थी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए निर्वाचित हुई थी। क्या महिलाओं को लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है? क्या समाज को इस तरह से रहने के तरीके पर ऐतराज होना चाहिए? दरअसल यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि शामली में कुछ लोगों ने आपत्ति इस बात पर उठाई है कि आखिर 2 महिलाएं लिव इन में कैसे रह सकती हैं। अब तक इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 2 महिलाओं को लिव इन में रहने पर आपत्ति जताई गई थी। बता दें कि दोनों महिलाएं यूपी की शामली में लिव इन में रह रही हैं। अदालत ने कहा कि नागरिकों पर संवैधानिक अधिकार लागू करना ड्यूटी है और यह समाज का नैतिक अधिकार है। इसके साथ हाई कोर्ट ने शामली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दोनों महिलाओं पर सुरक्षा प्रदान करें। दिल्ली में कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी बात क्यों है? दरअसल पिछले 10 दिनों में 50,000 मामले सामने आए हैं। अगर बात मंगलवार की करें तो करीब 59,000 सैंपल की जांच की गई है और उनमें से 6,000 से ज़्यादा सैंपल पॉजिटिव मिले। संक्रमण की यह दर अब तक के रेट करीब 8% ज़्यादा है। अगर बात ठीक होने वाले मरीजों की करें तो यह आंकड़ा 3,60,000 से अधिक है।
कोविड के कुल एक्टिव मरीज में से करीब 7,000 मरीज अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है। 973 मरीज कोविड केयर सेंटर में और 358 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर में हैं। इसके साथ ही 21,500 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सर्दी के साथ साथ कोविड संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में से रोजाना 5,000 मरीज सामने आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या 12,000 तक पहुंच सकती है। अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से कोविड मैनेजमेंट को और बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है और बेड बढ़ाने की कवायद तेजी हो गई है। यही नहीं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर महामारी से निपटने में भी जुट गई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।